अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हसन बुरहानवी। आज हम बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से, तख्लीकी लिखाई, कि आप अपनी तरफ से कुछ लिखने के काबिल होते हैं तो इसे तख्लीकी लिखाई या क्रिएटिव राइटिंग कहा जाता है। जब आपको कहा जाए किसी भी मौजू पे कुछ लिखने के लिए, तो चाहे आप उस पर एक पैराग्राफ ही क्यों ना लिखें, तो इसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। कॉलम लिखना, अफसाने लिखना, नावल लिखना, शायरी, नज़में, गज़लें लिखना, ये सब जो है ये क्रिएटिव राइटिंग के ज़ुमरे में आता है। तो आज हम 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्रिएटिव राइटिंग की बुनियाद हैं। यानी इन 5 चीज़ों को अगर आप सीख लें तो आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बन सकते हैं। ये 5 चीज़ें बुनियाद हैं और ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। एक राइटर इन 5 चीज़ों को सीखे और समझे बगैर एक राइटर नहीं बन सकता। पहले नंबर पे जिस चीज़ पे फोकस करना है आपने, वो है इमला और तलफ़ुज़। इमला बहुत ज़रूरी है। इमला का मतलब क्या है? इमला का मतलब यह है कि एक लफ्ज़ जिन हरूफ के साथ लिखा जाता है उस लफ्ज़ को उन्हीं हरूफ के साथ लिखना। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है अली। अब अली जो है वो ऐन, लाम और छोटी ये के साथ लिखा जाता है, लेकिन अगर आप ऐन की बजाय अलिफ के साथ लिखें, अलिफ लाम छोटी ये, तो वो भी अली बन जाएगा पढ़ने में, लेकिन इस लफ्ज़ का इमला जो है वो गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि लफ्ज़ इमला की डेफिनेशन यही है कि एक लफ्ज़ को जिन हरूफ के साथ लिखा जाता है उन्हीं हरूफ के साथ लिखना जो है वो इमला कहलाता है। इमला जो है ये बुनियादी ज़रूरत है एक तहरीर की। अब देखें, मिसाल के तौर पर आप एक मज़मून लिखें एक मौजू पर, और मज़मून लिखने के बाद आप अपने असातिज़ा को दिखाएं कि जनाब मैंने ये मज़मून लिखा है, आप चेक करें। तो जब उसमें इमला की गलतियां होंगी तो कोई भी उस्ताद आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हर उस्ताद जिसको भी आप दिखाएंगे, जिन जिन असातिज़ा को आप दिखाएंगे, वो आपको यही कहेंगे कि आप अपने इमला पर फोकस करो। तो इसलिए इमला बहुत ज़रूरी है। और इमला के साथ अच्छा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इमला को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इमला के साथ साथ तलफ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है। तलफ़ुज़ क्या है? लफ्ज़ों की अदायगी, कि एक लफ्ज़ को किस तरीके से अदा करना है। मिसाल के तौर पर गलत। अब गलत, गैन के ऊपर भी ज़बर है, लाम पर भी ज़बर है, तो ये लफ्ज़ है गलत। अगर आप इसको पढ़ेंगे गलत, यानी कि गैन पर तो आपने ज़बर लगा दी, लेकिन लाम पर ज़बर के बजाय आपने जिज़म लगा दी, तो गलत के बजाय आपने इसे गलत पढ़ लिया। तो गलत जो है ये गलत है, यानी गलत का तलफ़ुज़ आपने गलत करना था, लेकिन आपने उसको गलत पढ़ दिया, तो ये एक तलफ़ुज़ की गलती है। तो एक राइटर जो होता है उसका इमला भी ठीक होना चाहिए और उसका तलफ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए। याद रखें, इमला जो है वो मुज़क्कर है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना तलफ़ुज़ कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है? अपने इमला को और अपने तलफ़ुज़ को बेहतर करने का तरीका ये है कि जिस लफ्ज़ को आपने अपनी तहरीर में लाना है और जिस लफ्ज़ को आपने अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करना है, उस लफ्ज़ को आप लुग़त में तलाश करें। एक अच्छा सा लुग़त ले लें, लुग़त भी मुज़क्कर है। लुग़त की कोई किताब ले लें, जैसे कि फ़िरोज़ुल लुग़ात, या अपने मोबाइल में कोई ऑफ़लाइन उर्दू डिक्शनरी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लें। उसमें आप सर्च करें, तलाश करें जो लफ्ज़ आप लिखना चाह रहे हैं या जो लफ्ज़ आप अदा करना चाह रहे हैं। तो जब आप उसे तलाश करेंगे तो आपको उस लफ्ज़ का सही इमला भी मिल जाएगा और उस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ भी मिल जाएगा, क्योंकि एराब भी लगे होते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस लफ्ज़ को इस तरीके से अदा करना है। तो इमला और तलफ़ुज़ जो है ये बुनियादी चीज़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो है तज़कीर व तानीस। कोई भी लफ्ज़ है, किसी शय का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो या तो वो मुज़क्कर है या वो मुअन्नस है। मिसाल के तौर पर
لفظ میز، میز جو ہے، میز مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ میز ہمارے ہاں مذکر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں لفظ میز جو ہے یہ مؤنث ہے۔ یعنی اگر جملہ یوں ہو کہ یہ میرا میز ہے، تو یہ گرامر کے حساب سے گرامیٹیکلی یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ درست جملہ یوں ہوگا کہ میری میز، یہ میری میز ہے، یہ میرا میز ہے، یہ غلط ہے، یہ میری میز ہے۔ تو آپ کو تذکیر و تانیث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ یہ لفظ مذکر ہے اور آپ نے اس کو انجانے میں اپنی تحریر میں مؤنث کے طور پر استعمال کر لیا، تو آپ کا تو سارا جملہ غلط ہو جائے گا، جملہ غلط ہو جائے گا، تحریر میں وہ حسن باقی نہیں رہے گا۔ کوئی آپ کو رائٹر کیسے کہے گا کہ یار یہ کیسا رائٹر ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میز مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو آپ کا امپریشن نہیں پڑے گا، کوئی آپ سے متاثر نہیں ہو پائے گا۔ خاص طور پہ جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ آپ کی تحریر سے وہ تو کہے گا کہ میری تو اردو خراب ہو رہی ہے، میں ایسی تحریر پڑھوں جس میں جو ہے وہ تذکیر و تانیث کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا، تو ایسی تحریر پڑھ کے میں اپنا معیار جو ہے وہ نہیں گرانا چاہتا۔ تو اس لیے ایک معیاری تحریر میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، املا کا خیال رکھا جاتا ہے، تذکیر و تانیث کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہ تذکیر و تانیث کیسے بہتر ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تذکیر و تانیث کے اصول ہیں وہ پڑھیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ تذکیر و تانیث کے اصول پڑھنے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جو لفظ آپ نے لکھنا ہے اپنی تحریر میں، جو لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ لغت میں تلاش کریں کہ وہ لفظ آپ کا لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آپ کو ڈکشنری میں جہاں اس لفظ کا معنی ملتا ہے وہیں آپ کو اس لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو لفظ آپ نے اپنی تحریر میں استعمال کرنا ہے، آپ نے صرف اسی لفظ پہ فوکس کرنا ہے۔ جو لفظ آپ اپنی تحریر میں اور اپنی گفتگو میں استعمال کر رہے ہیں صرف اسی لفظ کو فوکس کریں، باقی آپ دنیا جہان کے سارے لفظوں کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اردو میں بے تحاشا الفاظ ہیں۔ آپ کس کس لفظ کا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کا املا کیا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو جو آپ نے تحریر میں استعمال کرنا ہے، جو آپ نے گفتگو میں استعمال کرنا ہے، صرف اسی لفظ کا املا جانیں، اسی لفظ کا تلفظ جانیں، اسی لفظ کے تذکیر و تانیث پہ آپ غور کریں، تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ سٹارٹ آپ نے یہاں سے لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، اچھا تذکیر و تانیث کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جملے میں غلطی نہیں ہوتی۔ تذکیر و تانیث اگر صحیح استعمال کیا جائے تو جملے میں غلطی کا امکان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ذخیرہ الفاظ۔ ذخیرہ الفاظ کہاں سے آئے؟ لغت سے آئے گا، ڈکشنری سے آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ کہ جب آپ نے ایک لفظ کا معنی دیکھنا ہے، ایک لفظ کا آپ نے معنی دیکھنا ہے، تو آپ کو ایک لفظ کے کم از کم 3-4 معنی تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے وہ ایک لفظ کے متبادل الفاظ آپ کو مل گئے۔ ایک لفظ کا جب آپ نے معنی دیکھا نا، مثال کے طور پر محبت، تو پیار، الفت، پریم، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو آپ کو ایک ہی لفظ کے متبادل 3-4 الفاظ مل گئے، تو اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ تو ذخیرہ الفاظ کا اضافہ وہ بھی لغت کی مدد سے ہوگا۔ تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے کہ جو لفظ آپ نے اپنی تحریر میں استعمال کرنا ہے، جہاں آپ نے اس لفظ کا تلفظ دیکھنا ہے، اس کا املا دیکھنا ہے، اس کا تذکیر و تانیث، اس کی تذکیر و تانیث کو آپ نے دیکھنا ہے، وہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے معنی کون کون سے ہیں، اور وہ معنی آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، وہ آپ کی تحریر میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لفظ محبت اگر ایک پیراگراف میں 3-4 مرتبہ اگر استعمال کرنا ہے، تو ایک جگہ پہ آپ محبت لکھیں، ایک جگہ پہ آپ پیار لکھیں، ایک جگہ پہ آپ الفت لکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا وہ ایک لفظ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، بار بار وہ آئے گا نہیں، بلکہ اس کے متبادل لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا جائے گا، اور یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں جو ہے وہ وسعت آتی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ، ویسے تو اس پر میں نے پوری ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو تشبیہ جو ہے یہ ہے کیا؟ تشبیہ کا تعلق علم بیان کے ساتھ ہے۔
यानी एक जुमले को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। उसका एक तरीका है कि आप एक जुमले को तशबीह के साथ बयान करें। मिसाल के तौर पर कि आपने किसी की बहादुरी को बयान करना है, जैसे कि असद बहादुर है, तो आप उसको शेर के साथ तशबीह दे सकते हैं कि असद शेर की तरह बहादुर है। किसी की बुज़दिली को बयान करना है तो आप उसको गीदड़ के साथ तशबीह दे के आप उसकी बुज़दिली को बयान कर सकते हैं। किसी की खूबसूरती को बयान करना है तो आप उसे चाँद के साथ तशबीह देकर, जैसे कि अली जो है वो शेर की तरह बहादुर है और ये बहादुरी की हो गई। इसी तरह असलम जो है वो गीदड़ की तरह बुज़दिल है, इसी तरह ये बुज़दिली की हो गई। इसी तरह नजमा चाँद की तरह खूबसूरत है, तो ये खूबसूरती की हो गई। तो इसी तरह आपने अपनी गुफ्तगू में तशबीह का इस्तेमाल करना है। जब आप तशबीह का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये होगा कि आप मुकम्मल तौर पे अपनी बात में तासीर पैदा कर सकेंगे, आपकी बात में एक असर पैदा हो जाएगा। तशबीह क्या होती है, तशबीह देने का तरीका क्या है, इस पर पूरी तफसीली वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको पूरी तफसीली वीडियो मिल जाएगी। 5वें नंबर पर जो चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है वो है इस्तारा। इस्तारा क्या है? इस्तारा आप यूँ समझ लें कि ये तशबीह की एडवांस शक्ल है, एडवांस फॉर्म, एडवांस लेवल। एडवांस लेवल की तशबीह आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये तशबीह की बलीग़ तरीन सूरत है। इसमें भी हम तशबीह ही देते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि अली शेर की तरह बहादुर है, तो ये तशबीह है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अली तो शेर है, तो ये इस्तारा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अली बहादुर है। अली की बहादुरी को आपने वैसे बयान कर दिया कि जी अली बहादुर है। ये जो जुमला है ये सादा जुमला है, इसमें उतनी तासीर नहीं है। अली शेर की तरह बहादुर है, अब इसमें थोड़ी बेहतरी आ गई। आपने एक जुमले को एक अच्छे तरीके से बयान किया। अब यही जुमला आप यूँ अदा करें कि भाई अली तो शेर है। अब ये जुमला और ज़्यादा पुरअसर हो गया, इसमें और ज़्यादा तासीर पैदा हो गई, सुनने वाले और ज़्यादा मुतवज्जे होंगे। देखने में सुनने में ये जुमला और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी को इल्म बयान कहते हैं कि एक लफ्ज़ को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है, समझनी है। अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको सीखें, इनको समझें, इन पे फोकस करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप एक क्रिएटिव राइटर जो है वो बन जाएंगे। ये बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें हैं, इनको आपने हर हाल में सीखना है और समझना है। इसके बगैर आप राइटर नहीं बन सकते।